किसान दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं हूं सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट के जालंधर स्टेशन से सुखविंदर सिंह, और मैं यहां पे मशीनरी के साथ साथ हवा में जो आलू पैदा होता है, आलू का बीज पैदा होता है, जिसको बोलते हैं एरोपोनिक्स, मैं उसके ऊपर यहां पे शोध कार्य करता हूं। और मैं हूं डॉक्टर सुगनी और यहाँ पे एज ए साइंटिस्ट काम करती हूँ। और सर हमारे हवा में आलू पैदा करते हैं, तो हम यहाँ मिट्टी में करते हैं और ब्रीडर सीड बनाते हैं। तो दोस्तों, हम लोग हवा में आलू पैदा करने वाले और मिट्टी में बीज पैदा करने वाले दोनों मिलके आज आपसे ये सलाह मशवरा करेंगे, ये बताएंगे कि हम लोग 20 से 25 दिन हमारे यहाँ बिजाई, आलू के बीज की बिजाई शुरू होनी है, उससे पहले हमारी क्या तैयारियां हैं, और उसी के बीच में हम लोग आपको भी कुछ सुझाव देंगे कि आप किस तरह की तैयारियां कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले मैडम से पूछना चाहता हूं कि मैडम 7-8 बिंदु हम लोग किसान भाइयों से बात करेंगे, 7-8 बिंदुओं के ऊपर। तो आपके हिसाब से जो तैयारी है 20 से 25 दिन, पहले तो ये है कि हमारी तो फसल की बिजाई में रह गए 20 से 25 दिन। हाँ, किसान भाइयों की, क्योंकि हम लोग यहाँ पे शुरू कर देंगे 10 अक्टूबर को, लगभग 20 अक्टूबर तक हम तो हमारी बिजाई ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रीडर सीड पैदा होता है, जो उसकी गाइडलाइन के हिसाब से ही हमने चलना है। लेकिन हमारे किसान भाई जो हैं, उनकी बिजाई आम तौर पे थोड़ी लेट हो जाती है। तो इस तरह से यूँ कहें कि किसी के 30 दिन बचे हैं बिजाई शुरू करने में, किसी के 35 दिन बचे हैं। हम अपने हिसाब से बात कर लेते हैं, वो बहुत समझदार हैं, वो अपने आप समझ जाएंगे। तो मेरा सबसे पहले आपसे ये है कि सबसे पहला बिंदु क्या है, हम लोग यहाँ पे जालंधर में क्या तैयारी कर रहे हैं? हम सर हमारे जो भी खेत हैं जिनमें बीज पैदा करना है, वो खेत की चारों तरफ की जो भी है साफ़ सफाई करते हैं। और ऑलमोस्ट हमारी शुरू हो चुकी है, क्योंकि अभी बिजाई करना है, तो उससे जो भी घास घूस है उसको हम वीडीसाइड स्प्रे करते हैं, काटते हैं। तो पूरा खेत सबसे पहले क्लीन कर देते हैं, और डाइंचा हमारा पहले से अंदर दब चुका है। तो किसान भाइयों, पहला बिंदु ये था कि हमने आज से 8-10 दिन पहले ढैंचा जो है, जो हरी खाद के लिए खेतों में जुताई की जाती है, वो करके खेत तैयार कर लिए हैं। जैसे मैडम ने बताया कि चारों तरफ से घास वास जो डॉल के ऊपर होता है, रिजिस के ऊपर होता है, बिल्कुल पूरे फार्म की सफाई पूरे जोरों पे चल रही है। जी सर। और दूसरा बिंदु है आलू के बीज की निकासी। आप जो खेत में बिजाई से कितने दिन पहले आलू कोल्ड स्टोर से निकाल लेते हैं? सर हम, क्योंकि जो बीज के लिए फसल लगानी है, तो उसमें हमें अच्छी सी स्प्राउटिंग चाहिए। अच्छी सी स्प्राउटिंग का मतलब उसके कल्ले अच्छे से निकले हुए होने चाहिए, पुंगराव अच्छा होना चाहिए। तो इसके लिए हम 10 से 15 दिन पहले बीज को निकालना शुरू कर देते हैं सर। तो हमने जो हमारा, जैसे हमारी 10 अक्टूबर को जिसकी बिजाई होनी है, वो हम 25 को निकाल देंगे उसको। तो 10 अक्टूबर को जिसकी बिजाई होनी है, उसका 25 सितंबर को आप बीज निकाल लेंगे। हाँ, और यहाँ तक मैं जानता हूँ कि CPRA में सारा बीज जो बोरिक एसिड से उसका उपचार करके कोल्ड स्टोर में आप लोग रखते हो। और क्या अभी जो निकाला हुआ बीज है, उसके ऊपर भी कोई और तरह का उपचार करना है, और तरह की कोई ट्रीटमेंट भी करनी है आपने? जी सर, हमने करनी है। जैसे ही हमने बीज को निकाल के उसको ठंडी छाया में रखा हुआ है, उसको सीधी धूप में नहीं रखते हैं, बोरियां निकाल के हम छांव में रखते हैं। तो खोल के रख देते हैं, फैला के रख देते हैं सर। जैसे ही 5-6 दिन बाद उसमें थोड़ा सा पुंगराव शुरू हो जाता है या हो जाता है, तो उसके बाद हम इमिडाक्लोरोफिड 17.8% जो SL आता है, सोल्यूबल लिक्विड आता है, उसकी 4 ml 10 लीटर में डाल के उसको स्प्रे करते हैं। ये स्प्रे इसलिए करते हैं क्योंकि अभी जो टाइम है, उसमें जो चिट्टी मक्खी है जो वायरस फैलाती है आलू में, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है इसी टाइम। तो हम उसको प्रिकॉशनरी स्प्रे कर देते हैं, ताकि हमारा जो बीज है वो चिट्टी मक्खी के उससे बचा रहे। तो किसान भाइयों, दूसरा बिंदु हमने ये समझा कि ये लोग लगभग 15 दिन पहले बीज कोल्ड स्टोर से निकाल लेते हैं। जब 4-5 दिन बाद उसमें छोटे छोटे पुंगराव या कल्ले या उसमें स्प्राउट्स निकलते हैं, उसके ऊपर ये जहाँ जो साइंटिस्ट साहबान हैं, जो
4 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी में इमिडाक्लोप्रिड की जो दवाई है वो डाल के उसके ऊपर स्प्रे करते हैं। वो स्प्रे इसलिए करते हैं कि उस स्प्रे जो उसके कल्ले निकले हैं, जो उसके स्प्राउट निकले हैं, वो उस दवाई को अपने आप में एब्जॉर्व कर लेते हैं, उसका उसमें उसके अंदर चली जाती है दवाई, और लगभग मेरा ख्याल 15 दिन तक उसका असर रहता है। और जब ये बीज बोया जाएगा, उसके पौधे बाहर निकलेंगे, तो जैसे ही बाहर निकलेंगे उस समय चारों तरफ सफ़ेद मक्खी, जिसको पंजाब में बोलते हैं चिट्टी मक्खी का प्रकोप बहुत होता है। और सफ़ेद मक्खी वायरस का फैलाव करती है एक पौधे से दूसरे पौधे, तीसरे पौधे में। और जो आपने जो इमिडाक्लोप्रिड की दवाई जो हम लोग स्क्रीन के ऊपर लिख के भी दे देंगे, उसका जब उससे उपचार कर देंगे, सीड ट्रीटमेंट कर देंगे, तो उसके बाद वो फसल जो विषाणु रोगों से बची रहेगी, वो उन विषाणु रोगों से जो सफ़ेद मक्खी की वजह से फैलते हैं। जी सर। अब मैं किसानों के लिए ये मेरा सवाल ये है कि किसान आमतौर पर बीज का उपचार या ट्रीटमेंट करके कोल्ड स्टोर में नहीं रखते, वो तो अभी निकाल के ही करेंगे। तो इसका मतलब जो किसान निकालेंगे जब सीड को, वो उसके 2-3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद एक तो वो कोई अच्छा फंजीसाइड के साथ स्प्रे ट्रीटमेंट करेंगे, हाँ और दूसरा करेंगे उसमें इमिडाक्लोप्रिड डाल के करेंगे। हाँ जी, हाँ सर। खास तौर पे अगर वो बीज की फसल है, हाँ जी सर। अगर बीज की फसल है, अगर बीज की फसल नहीं है तो आप सिर्फ राशन की अगर फसल है तो फिर शायद आपको इमिडाक्लोप्रिड की इस समय चिंता नहीं करनी चाहिए, और जो फंजीसाइड है वो आप कर सकते हैं। मैं मैडम यहाँ ये पूछना चाहता हूँ कि जो फंजीसाइड से, मान लीजिए बीज की फसल नहीं है, ये राशन की फसल है, तो राशन की, हम तो यहाँ सिर्फ बीज की फसल करते हैं, हम राशन की फसल करते ही नहीं हैं। और जो राशन की फसल है, क्या उसमें फंजीसाइड, इमिडा की तो कोई खास फिर ज़रूरत तो हुई ना, और राशन की फसल में फंजीसाइड का स्प्रे करना, फंजीसाइड से सीड को ट्रीट करना क्या ज़रूरी है, या जिनके खेतों में कोई प्रॉब्लम नहीं आती वो बिना फंजीसाइड के ट्रीटमेंट के भी बीज लगा सकते हैं? हाँ जी सर, जिनके जैसे कोई आमतौर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम फंजीसाइड का ट्रीटमेंट करके लगाते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से हमारा बीज है वो बचा रहेगा, क्योंकि कभी कभी खेत में पानी भर जाता है या कोई ऐसी समस्या आती है, तो उस टाइम जो फंगल की वजह से जो रोटिंग होती है ट्यूबर की, उसको हम बचा सकते हैं अगर फंजीसाइड का ट्रीटमेंट करते हैं तो। ठीक है जी। तो इसका मतलब अभी तक हमने 2 बिंदु कर लिए कवर। पहला था खेतों की तैयारी, दूसरा था बीज की निकासी और बीज की ट्रीटमेंट। और मैं बीज के मामले में किसानों को ये सलाह देना चाहता हूँ कि अब आपका भी बिजाई का समय बहुत पास आ रहा है, आप अपनी पूरी योजनाबंदी कर लीजिए, प्लानिंग कर लीजिए। अगर आपको बीज किसी से लेना है तो यही टाइम है उस बीज का, कहाँ से लेना है, कितना लेना है, कौन सी वैरायटी लेनी है, किस स्टेज का लेना है। जब मैं स्टेज की बात करता हूँ तो स्टेज का मतलब यहाँ पे है कि G0 जो कि मिनी ट्यूबर होता है टिश्यू कल्चर प्लांट से, फिर खेत में पैदा किया हुआ G1 हो सकता है, G2 हो सकता है, G3 हो सकता है, G4 हो सकता है। जो G0 है वो खेत में नहीं होता, आमतौर पे वो कंट्रोल्ड कंडीशंस में होता है, जैसे कि एरोपोनिक्स वगैरह में या नेट हाउस में। अब बहुत से किसान आखिरी मौके के ऊपर भागा दौड़ी करते हैं, फिर उनको बीज मिलता नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि जिन किसानों को अच्छा बीज का काम करना है, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ राशन की नहीं, प्रोसेसिंग की नहीं, जिनको अच्छा बीज का या तो काम करना है, मतलब बीज पैदा करके खुद बेचना है, या फिर राशन का अच्छा काम है, अपने लिए खुद का बीज खुद तैयार करना है, तो उनको शुरू करना चाहिए मिनी ट्यूबर से। मिनी ट्यूबर लीजिएगा अपनी खेती के हिसाब से, 5000 दाना, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख दाना मिनी ट्यूबर लीजिएगा। खेत में खुद G1 पैदा करिए, G2 करिए, G3, इस तरह से अपना बीज पैदा करिए, ताकि जो पता नहीं कितने सालों से आप बीज के लिए धक्के खा रहे हैं वो हमेशा हमेशा के लिए आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि आप खुद ही अपना अच्छा बीज तैयार कर रहे होंगे। इसलिए ज़रूरी है इन दिनों में यहाँ से भी मिलता है, मिनी ट्यूबर थोड़ा ख़रीदिए और अपना बीज पैदा करना शुरू करिए। अब मैडम तीसरा बिंदु आता है जो तैयारियों में इस समय
आप लोगों की तो सरकारी दफ्तर है, आप लोगों की तो खाद वगैरह फर्टिलाइज़र मुझे पता सब कुछ तैयारी है। हाँ जी सर। तो जो किसानों के लिए आपकी क्या सलाह है कि जो फर्टिलाइज़र यानी उर्वरकों का क्या तैयारी करें, और बीज की फसल के लिए, मैं सिर्फ बीज की फसल के लिए बात करता हूँ, बीज की फसल के लिए कितनी यूरिया, कितना DAP और कितनी पोटाश आप कितनी डालते हो यहाँ हाँ पे जी सर। बीज की फसल में? जी सर, हमने अपने खाद का अरेंजमेंट जो है वो कर लिया है, और हम यहाँ 3 खाद यूज़ करते हैं, यूरिया, DAP और MOP, म्यूरेट ऑफ पोटाश जिसको बोलते हैं। तो जो सीड की फसल है, जो बीज की फसल है, उसके लिए हम बिजाई से पहले जैसे 2 दिन पहले यूरिया का छिटा मार के फिर कर देते हैं, तो वो 1 बैग हमारा पर एकड़ के हिसाब से यूरिया पड़ता है। उसके बाद प्लांटिंग के टाइम पे जो डाया जिसको आप बोलते हैं DAP, वो 70 किलो पर एकड़ के हिसाब से, और जो पोटाश है म्यूरेट ऑफ पोटाश MOP, वो 80 किलो पर एकड़ के हिसाब से हम यहाँ बीज की फसल में डालते हैं। तो किसान अच्छा मैडम, अब अभी यही रुकते हैं। जो खाद है, जो फर्टिलाइज़र है, 2 बार में डालनी, एक तो बिजाई से पहले, एक जब फसल आपकी 30-35 दिन की होगी। मैंने जो आपसे समझा ये है कि आपने कहा कि 1 कट्टा यूरिया का बिजाई से 2 दिन पहले खेत में आप लोग डालते हो, और जो DAP और पोटाश है वो बिजाई के साथ या 1-2 घंटे पहले खेत में डालते हो। हाँ मेरा अब आपसे प्रश्न ये है कि आप जो यूरिया का 1 कट्टा है वो 2 दिन पहले क्यों खेत में डालते हो? सर उसकी इसका कारण ये है कि जो यूरिया है वो आपके आलू के अगर सीधा संपर्क में आ जाता है तो वो स्प्राउट को जो जला देता है, उसका जो उसको नुकसान करता है, कल्ले का नुकसान कर देगा, जो फुटाव है उसका नुकसान कर सकता तो है। कई बार जो है आपका इमरजेंस होगा ही नहीं, पौधा निकलेगा ही नहीं, कभी निकलेगा तो वो बहुत दिनों बाद बिल्कुल कमज़ोर सा पौधा निकलेगा। तो यूरिया को इसीलिए इसका हम मतलब ये हो गया कि यूरिया से कोई नुकसान आपके आलू के बीज को ना हो, इसलिए आप लगभग 2 दिन पहले डाल देते हो। 2 दिन बाद जब आपकी बिजाई होगी तो उस तब तक वो यूरिया मिट्टी में अब्जॉर्ब होके उस फॉर्म में बदल चुकी होगी जिसका आलू के बीज के जो फुटाव है या आलू के बीज को कोई नुकसान नहीं होगा। अब हमने समझा कि 1 कट्टा यूरिया का और 70 किलो आपकी DAP प्रति एकड़, हाँ जी ये प्रति एकड़ बात हो रही है। 80 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति एकड़। हाँ ये एकड़ का मतलब ये है कि 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होते हैं। हाँ जी, हाँ तो जी, इसको अगर आपने हेक्टेयर के हिसाब से निकालना हो तो 2.5 से गुना कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपकी खाद का इंतज़ाम, ठीक है जी। और इसके बाद चौथा बिंदु ये आ गया, तो आप जब जिस समय आप बिजाई करते हो, बिजाई से पहले होती है पलेवा की या प्री सोइंग इरिगेशन की, या ये कहिए कि बिजाई से पहले खेत में पानी लगाना, ताकि जिस दिन आप बिजाई कर रहे हो उस दिन खेत की मिट्टी में अच्छी सी नमी हो, बहुत अच्छी सी नमी हो। तो क्या आपका यहाँ पे क्या सिस्टम है? आप लोग क्या पलेवा करके बिजाई करते हो या कोई और तरीका है? सर हम जनरली जैसे अगर हमें 10 अक्टूबर को बिजाई करनी है, अगर 4-5 अक्टूबर तक कोई बारिश हो गई तो हम उसमें पलेवा नहीं करते हैं। अगर बारिश नहीं हुई है तो हम यहाँ पे प्री सोइंग इरिगेशन ज़रूर करते हैं सर। तो चलो इसका ये समझे कि आपकी तैयारी पूरी है, सब कुछ आपकी तैयारी होगी। अगर मान लीजिए आपको मौसम के हिसाब से पता चला 4-5 दिन पहले बारिश हो गई, तो उसी बारिश का जो समझिए आपकी प्री सोइंग इरिगेशन या पलेवा हो गया, और उससे खेत की तैयारी करके आप सीधी बिजाई कर दोगे। अगर बारिश का ऐसा माहौल नहीं बनता तो फिर आप जैसे हर किसान करता है, पहले हल्का पानी लगा के खेत को गीला करेंगे, जिसको प्री सोइंग हम लोग इरिगेशन बोलते हैं, या प्री जो पलेवा कहते हैं, या पंजाबी विच कहते रौनी करना, रौनी करके। और मैंने जो समझदार पुराने तजर्बेकार किसान हैं वो उनका ये कहना है कि कोशिश करें कभी भी आलू को सूखे में ना लगाएं। जी सर। कई लोग कहते हैं ना कि सूखे में लगा के पानी लगा देंगे, उसमें बहुत ख़तरा रहता है कि कुछ भी हो सकता है। इसलिए पलेवा करना या रौनी करना वो बहुत ज़रूरी है। या फिर बारिश अगर हो जाए तो उसी बारिश के पानी का समझिए इस्तेमाल हम लोग कर लें। एक सर अगर जो मिनी ट्यूबर जो किसान लगाते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वो खेत को बहुत अच्छे से तैयार करे और उसमें अच्छा सा प्री सोइंग इरिगेशन करे। मैडम ने जो अब बताया है उसका ये है
है कि जो मिनी ट्यूबर का साइज़ आमतौर पे बहुत छोटा होता है, गोली से भी छोटा, 3-1 ग्राम का, 2.5-3 ग्राम का। इनका ये कहना है कि मिनी ट्यूबर यहाँ भी बोना है, वहाँ पे बहुत अच्छी सी पहले खेत की सिंचाई हो, जिसको प्री सोइंग कहते हैं, जब पलेवा या रौनी कहते, अच्छे से करो, और उसके बाद खेत को बहुत अच्छे से तैयार करो। और खेत भी वो होना चाहिए कि जिसमें से पानी की निकासी, अगर खुदा न खास्ता कहीं फालतू बारिश आ गई तो उसकी पानी की निकासी हो जाए वहाँ से, और वहाँ पे मिनी ट्यूबर की बिजाई करें। और मिनी ट्यूबर के ऊपर हमारी इसी चैनल के ऊपर एक वीडियो पड़ी हुई है, उसका लिंक हम दे देंगे। मिनी ट्यूबर की जो बिजाई है, दूसरा जो नॉर्मल आलू है उसकी बिल्कुल अलग है उसका सिस्टम, तो उसके ऊपर या तो हम अलग से वीडियो बना देंगे, नहीं तो पुरानी वीडियो का रेफरेंस दे देंगे। उसको हमने बिल्कुल अलग से सब कुछ करना है, और वो बीज भी बहुत कीमती है, उसको ख़राब नहीं करना, पूरा सोच समझ के करना। अगर ना समझ आए कोई बात तो किसी 1-2 किसानों से उनसे बात करिए जो पहले से ही कई सालों से उसकी खेती कर रहे हैं। ठीक है, आगे क्या बताना था? 5 बिंदु हमने कवर कर लिए, अगला क्या है जी? अगला सर कि आपकी जो भी खेत में लेबर है उसका अरेंजमेंट, लेबर का इंतज़ाम, हाँ, कर लीजिए सर। लेबर का इंतज़ाम, देखो सरकारी हमारे दफ्तर में तो लेबर भागी आती है, पर बहुत सारे किसानों को लेबर का कई बार मौके पे आके इंतज़ाम नहीं होता। एक तो लेबर का इंतज़ाम कर लीजिए, काम करने वालों का, और दूसरा मशीन की बात तो आपने की नहीं, मशीन के बिना गुजारा कोई नहीं है आजकल। वो मशीन के माहिर सर आप हैं, तो हमने सोचा चलिए, मैडम ने ये हमारे ऊपर छोड़ दिया है, जो प्लांटर है आपका, या रिजर है, या कोई हैरो है, रोटावेटर है, जो सारी चीज़ें हैं उनकी तैयारी वैसे तो आज से 20 दिन 25 दिन पहले शुरू हो जानी चाहिए थी, क्योंकि आखिरी मौके पे जो वर्कशॉप वाले हैं उनके पास भी टाइम नहीं होता। अगर अभी तक आपने उसका नहीं किया तो तुरंत उठाइए, जो भी रिपेयर करवानी है, जो भी उसको करवाना है, तुरंत जो मैकेनिक के पास लेके जाइएगा और उसकी जान खाइएगा कि भाई जल्दी से जल्दी कर दे। कई बार हमारा सारी तैयारी होती है, खेत भी सूख रहे होते हैं, कोई ना कोई हमारी मशीनरी में ही प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए मशीनरी की जो तैयारी करनी है वो भी समय से बहुत ज़रूरी है। हाँ जी सर। और कुछ सर मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, मतलब आप सबसे से अनुरोध है कि आप अगर बीज पैदा कर रहे हैं, पंजाब में है तो पंजाब में जो भी सीड प्लॉट के हिसाब से सीड प्लॉट तकनीक जो है उसका वीडियो भी पड़ा हुआ है हमारा, 20 नंबर शायद होगा, तो सीड प्लॉट तकनीक के हिसाब से टाइम से बिजाई करें, और सारी जो भी हमारी सीड प्लॉट टेक्निक में जो भी चीज़ें आती है उनको फॉलो करें और अच्छा बीज पैदा करें और देश की सेवा करें। देखिए, बीज है तो आलू की खेती है, लोग 40-40 साल से आलू की खेती कर रहे हैं, पर कहते हैं मज़ा नहीं है क्योंकि अच्छी पैदावार नहीं आती। अच्छी पैदावार क्यों नहीं आती? क्योंकि बीज ही अच्छा नहीं है। तो जो मैडम ने सुझाव दिया है, सबसे अच्छी बात यह है कि जो इसी चैनल के ऊपर लगभग 70 के करीब वीडियो पड़ी हुई हैं, इन दिनों में कोई ख़ास काम नहीं है किसान के पास, वो 70 की 70 वीडियो को आप एक से लेके नंबर डला हुआ है उसमें 1 2 3 4 5 6, वो सारी देख के और एक डायरी लेके उसके ऊपर नोट करते जाइए जो भी बिंदु आपकी समझ में आता है। और ज़्यादातर वीडियो जो हैं वो बीज के हिसाब से हैं। जिसने आलू की बीज की खेती अच्छी कर ली वो राशन कर ही लेगा, क्योंकि बीज में बहुत झंझट है, राशन में तो झंझट ही बहुत कम है। तो इसलिए उन वीडियोस में आपको कब बिजाई करनी चाहिए, कब पत्ते काटने चाहिए, कौन सी खाद डालनी चाहिए, कब डालनी चाहिए, कौन सी दवाई लगानी चाहिए, पत्ते काटने ज़रूरी क्यों हैं, ये वो सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। मेरे हिसाब से आज की डेट में बहुत शानदार वो वीडियोस पड़ी हुई हैं। घर बैठे चाय की चुस्की के साथ उन सारी वीडियोस को देखिए। अगर कुछ आपको समझ ना आए तो उसके कमेंट्स में जाके लिख दीजिए, हम लोग और वीडियो बना देंगे। हमारे तो काम ही आप लोगों की सेवा करना है। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दोनों की तरफ से, और मैडम का शुक्रिया। मैं इनको कह रहा था कि आप आइए हमारे साथ वीडियो बनवाइए, लेकिन ये बिज़ी थी, पर फिर भी ये उठ के अपने ऑफिस से आ गई, और हम इनको फिर कष्ट देते रहेंगे। और अच्छे से तैयारी करिए। वो अंग्रेज़ी में कहते हैं कि अच्छी तैयारी का मतलब आधा काम हो गया समझिए। मौके पे भागदौड़ी में बहुत मुश्किल हो जाता है। आज हमने ये वीडियो बनाई है 20 से 25 दिन पहले की, फिर एक वीडियो और डालेंगे जिस दिन हम लोग बिजाई से 3-4 दिन पहले की तैयारी हम लोग क्या करते हैं। आप भी इसी तरह से अच्छी सी तैयारी करिए, अच्छी सी बिजाई करिए।
और अच्छी सी फसल करिए और खूब पैदावार लीजिए। और पैदावार लेने के साथ साथ आलू को जो बेचना है मंडी में या कोल्ड स्टोर से बेचना है उसको भी सीखना पड़ेगा, उसकी चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।